हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। हमने बच्चों डिस्कस कर लिया था हमारा फर्स्ट चैप्टर के काफ़ी पॉइंट्स। हमने जियोइड के बारे में भी समझ लिया था, भौतिक भूगोल के बारे में समझ लिया था, पृथ्वी की आकृति पूरी देख ली थी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी और एक भूगोलवेता होने के नाते उनका क्या कर्तव्य रहता है, जैसे तथ्यों पर वो कैसे बात करेंगे, उनकी डिटेलिंग वो कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये सारी चीज़ें भी हमने अच्छे से एनालाइज कर दी। आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सो बढ़ते हैं आज हम हमारे चैप्टर में आगे। कुछ पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप अब आपको जियोइड में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जियोइड क्या है उसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे जो हमारी पोजीशन है उनकी स्थितियाँ कैसे रहती है। हमने ये कहा था कि जो जितने भी भौगोलिक स्थल हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास और पॉलिटी में, राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमने समझने का प्रयास किया था और ये स्थिति भी हमने देखी थी कि जो हिमालय है वो हमारे एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ये विदेशी आक्रांताओं को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें जो दर्रे बने हुए हैं, जो पासेस बने हुए हैं, वहाँ से आपके हम ये कह सकते हैं वहाँ पे इनका प्रभाव हमें दिखाई देता है। और यूरोप का जो औपनिवेशिक स्थिति थी उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी कि ये उपनिवेश कॉलोनीज जो बनती है वो किस प्रकार से बनती है। व्यापारिक स्थितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथों लेने के लिए ये उपनिवेश तैयार किए गए थे यूरोप द्वारा, और भारत भी उसी उपनिवेश का एक हिस्सा था। सो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान के भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचना इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेत में निवास करता है। तो भौगोलिक जो है हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान के अंतरापृष्ठ के अंतर्गत आती है, क्योंकि उसमें मौसम विज्ञान भी होगा, जल विज्ञान होगा, मृदा विज्ञान होगा और भूमि से संबंधित जितनी भी चीजें होगी जैसे सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल, ये सभी परिस्थितियां प्रकृति के साथ इसका एक संबंध होता है। तो भौतिक भूगोल हम ये कह सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान के बारे में विस्तार से किया गया अध्ययन है। पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेतों से निवास करता है। तो ये परिस्थितियां अगर हम कहें इसमें कोई दो राय नहीं है कि भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी जो है हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है और उन्हीं के बारे में वो गहन अध्ययन हमें करवाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे भौतिक भूगोल से इसका प्राकृतिक विज्ञान से संबंध। अब हम बात करेंगे भूगोलवेता में गणित एवं कला, विशिष्ट मानचित्र रेखागण में निपुण होना बहुत ज़रूरी है। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश और देशांतर के विवरण को प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भू-आब है, परंतु भूगोलवेता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो कि द्विआयामी प्रदर्शन है। भू-आब को द्विआयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखा चित्र या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेपण द्वारा प्राप्त हो सकता है। अब ये चीज़ क्या कहना चाह रहा है कि हालांकि एक भूगोलवेता को गणित विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मानचित्र वो तैयार करेगा वो एक मेजरमेंट के हिसाब से बनेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं को डिग्रीज में बांटा गया है। 75 डिग्री 0 डिग्री से लेके हमारा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री हमारा दक्षिणी अक्षांश है। तो इन अक्षांशीय स्थिति को जानने के लिए एक मानचित्र का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भू आयाम जियोइड से वो एक पर्टिकुलर किसी स्थिति को नहीं समझा सकता। फॉर एग्जांपल हम अगर इस बारे में समझे, जैसे कि मुझे इंडिया के दिल्ली वाली स्थिति को समझना है, दिल्ली में एक छोटा सा मुखर्जी नगर है, उसकी स्थिति अगर मुझे देखनी है तो मुझे मानचित्र की प्रयोग की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मैं जियोइड वाली जो आकृति है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की स्थिति के बारे में
बताता है। और ये जो स्थिति बनाई गई है जियोइड में, भू आकार पृथ्वी के बाहरी आकार की स्थिति है। आंतरिक आकार की स्थिति मैप के द्वारा ही हम एनालाइज कर पाते हैं। ग्लोब आपको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर बड़े बड़े कंट्रीज की कैपिटल्स और इसकी स्थिति बता सकता है, लेकिन उसके अंदरूनी स्थिति आपको नहीं समझा सकता। जैसे कि उसके पर्टिकुलर किसी एरिया या क्षेत्र विशेष की हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, ये जानकारी हमें मिलेगी मानचित्र के द्वारा। आई होप अब आप मानचित्र के महत्व को समझ गए होंगे कि मैपिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जियोग्राफी में। आई होप जो मैंने आपको बोला था आप मैप लेके आए होंगे। जियोग्राफी का आपको पॉलिटिकल मैप, इंडिया का और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप और स्पेशली आपके स्टेट का पॉलिटिकल मैप आपको आपके पास होना चाहिए। एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट 11th-12th आपने मैंडेटरी ये सब्जेक्ट लिया है, तो इसकी कुछ आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। मैप आप लेके आइए, अपने स्टडी रूम के पास वॉल पे लगा दीजिए और डेली उसको विजुअलाइज करते रहिए, क्योंकि ये आपको ज्योग्राफी को टर्म्स को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आपकी सबसे बड़ी बात, आपके सारे डाउट्स उस मैप से ही क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हाँ हमारी फैक्ट्स पे बात कर रही है। तो यहाँ पे फैक्ट्स समझने के लिए हमें मैपिंग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप प्रैक्टिस में डालिए इस चीज़ को स्टडी करने की एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट। सो आई विश आप लेके आएंगे और अपने आज ही कोशिश करिएगा, आज ही अपने सारी मेरी बात माने। और जिन बच्चों ने ले लिया है बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं ले पाए हैं, जो लेजी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है एक बार आप वो सारे मैप्स परचेज कर लीजिए। और स्पेशली फिजिकल कंडीशन को समझने के लिए ग्लोब भी आपके पास होना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ आप वैल्यू करेंगे और लेके आ जाएंगे। सो बढ़ते हैं हम आगे। भू आपकी द्विआयामी जो स्थिति है उसको समझने के लिए भी लेखाचित्रीय गणितीय रीति का निर्माण प्रक्षेपण में किया जाता है। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीकी में गणितीय सांख्यिकी व अर्थमिति इकोनोमेट्रिक्स में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। खाका जो होता है, स्केच जो होता है, या मानस जिसे हम मेंटल बोलते हैं, मानचित्र में कला में कार्डियोग्राफिक वर्क होता है और कला में निपुणता इसमें आवश्यक है। यानी स्केचिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे कि आप किसी क्षेत्र विशेष का मैप तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने घर का ही नक्शा बना रहे हैं, तो कितने स्क्वायर फीट में आपका एक तो मकान बना हुआ है, वो सबसे पहले आप करेंगे, और उसको कितने सब डिवीजन पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, कहाँ आपका किचन है, कहाँ लॉबी है, कहाँ रूम्स है। एक सिंपल सा पहले आप स्केच तैयार करेंगे, यहाँ यह चीज़ बनानी है, फिर उसको एग्जैक्ट मैपिंग की जाएगी मानचित्र के द्वारा। जैसे कि आपको पता होगा सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो मैप्स बनाते हैं, उनको मैथमेटिकली इस चीज़ का नॉलेज होता है। तो जियोग्राफिकल मैप्स भी जो बनते हैं वहाँ वो भी मैथ्स फैक्ट ही होते हैं। आपने कभी एनालाइज किया होगा, हालांकि अब जिन बच्चों के पास मैप है आप देखिएगा वहाँ नीचे एक स्केल बनी हुई होती है, यानी एक पैमाना बताता है कि कितना किलोमीटर में ये डिफाइन किया गया है, यानी 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बांट दिया जाता है। क्योंकि अगर आप 50 किलोमीटर के एरिया का मैप बनाएंगे तो आपको बहुत बड़े पेपर की ज़रूरत रहेगी। तो उसके लिए हम सबसे इजी मेथड जो अपनाते हैं वो स्केलिंग का अपनाते हैं। मापनी हम तैयार करते हैं। आप जब प्रैक्टिकल बुक्स में स्टार्ट करूँगी तो मापनी कैसे मेजर की जाती है, कैसे बनाई जाती है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। सिंपल से आपको इतना ध्यान रखना है कि उन सेंटीमीटर में हम किलोमीटर को बांट देते हैं। जैसे 50 किलोमीटर को मुझे कोई क्षेत्र बनाना है तो मैं 1 सेंटीमीटर की स्केल लूँगी और मैं ये मानूंगी कि मेरा 1 सेंटीमीटर किसको कवर कर रहा है, 50 किलोमीटर को कवर कर रहा है। या मैं 5 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर ले लूँगी ताकि मेरा मैप एक अच्छे से पेज पे बन जाए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि स्केल हमारे मैपिंग के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिटेल्स हम इसके बारे में हमारी प्रैक्टिकल बुक में भी पढ़ लेंगे। सो बढ़ते हैं हम आगे। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। भूगोल जो है हमारा एक सामाजिक विज्ञान के रूप में है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसमें क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रदान करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वथा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। यानी सिंपल सी ये चीज़ बताई गई है कि इसमें दर्शन का भी जुड़ाव रहता है। दर्शन इन द सेंस जो तथ्य फिलोसॉफी जो होती है इसके पॉइंट्स की, उसको फैक्ट्स के साथ चिंतन भी किया जाता है, उस पर चर्चा भी की जाती है और पूरे पाठ्यक्रम को इस दर्शन को भी सम्मिलित किया जाता है। कोई वस्तु अगर दार्शनिक स्थिति पे देखी जाती है तो उसके दोनों पहलू पे चर्चा की जाती है, उसका प्लस पॉइंट, उसका नेगेटिव पॉइंट। दर्शन एक अपने आप में बहुत बड़े विचारों की, हम ये कह सकते हैं विचारों का शास्त्र होता है। दार्शनिक हम ये कह सकते हैं दार्शनिक जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहन चिंतन करने वाले होते हैं। तो एज अ जियोग्राफर आपके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी इस चीज़ के चिंतन करने की, अगर कोई पॉइंट्स रखे जा रहे हैं उस पर और इसको कितना ईजी मेथड्स के साथ समझाया जा सकता है, ये चिंतन भी दर्शन का निर्माण करती है।
भूगोल की सभी शाखाएं, चाहे वो सामाजिक भूगोल हो, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक का स्थानिक विशेषता मिलती है। प्रत्येक स्थान के बारे में बताया जाता है भूगोल में। हम एक मैप भी जब तैयार करते हैं तो वहाँ पे भी हम कल्चर को, हेरिटेज को, सारी चीज़ों को मिला के चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भूगोल की बहुत सारी शाखाएँ हैं, जिसमें उसकी राजनीति भी होगी, उसकी सामाजिक स्थिति भी होगी, उसकी जनसंख्या, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका जो क्षेत्र है, मानव के साथ उसका जो जुड़ाव है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। भूगोल वेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण करते हैं। मानचित्र भूगोल वेत्ताओं को बहुत प्रभावशाली उपकरण होता है। उसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को प्रकाश में लाने के लिए सारणीदर्शी रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी मेजरमेंट के लिए भी आंकड़े बहुत ज़रूरी होते हैं और मैपिंग के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो मानचित्र का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक भूगोल वेत्ता को। अब हम भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि भूगोल की शाखाएं क्या हैं। भूगोल अध्ययन का एक अंतर्दर्शनीय हम ये कह सकते हैं एक विषय है, अंतरशिक्षणीय विषय। भूगोल के अध्ययन को दो प्रमुख उपागम माने जाते हैं, एक तो विषय वस्तु के लिए क्रमबद्ध, एक हमारा प्रादेशिक भूगोल। विषय वस्तु भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोल वेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दिया था। ये 1769 से 1859 तक परिवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोल वेत्ता थे, कॉल रिटर, उन्होंने दिया था। अब ये जो दो विषय वस्तु दी भूगोल के अध्ययन के लिए, उन्होंने बोला एक क्रमबद्ध स्थिति बताई, एक बताई इन्होंने प्रादेशिक स्थिति। और क्रमबद्ध स्थिति किसने दी? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दी। तो आपसे एग्जामिनर में छोटे क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतरदार्शनिक या अंतरशिक्षणीय स्थिति में भूगोल का अध्ययन क्षेत्र किन भागों में बांटा है? तो दो भागों में बांटा गया। पहला भाग जो आपका है वो है आपका विषय वस्तु आधारित क्रमबद्ध और दूसरा है आपका प्रादेशिक। विषय वस्तु भूगोल का उपागम जो होगा वो किसने दिया है? वो जर्मन भूगोल वेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था 1769, और एक दूसरे जर्मन भूगोल वेत्ता थे कोल रिटर, उन्होंने दिया था प्रादेशिक भूगोल के बारे में, प्रादेशिक उपागम के बारे में इसमें उन्होंने जानकारी दी थी। अब ये स्थितियाँ क्या थी? विषय वस्तु उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसकी स्टडी की जाती है। विषय वस्तु की जब बात की जाती है तो किसी क्षेत्र विशेष पर नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व के बारे में अध्ययन किया जाता है। वो है हमारा विषय वस्तु क्रमबद्ध अध्ययन। यानी हमें कॉन्टिनेंट से लेके जो भी पृथ्वी के जितने भी आकृतियाँ हैं उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसकी स्थिति के हिसाब से हमने पूरे विश्व के बारे में, पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं, संपूर्ण विषय के विश्व के बारे की विषय वस्तु के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में जो रुचि रखता है, सर्वप्रथम वो विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि विश्व रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले वन, कोणधारी वन, मानसूनी वन इत्यादि इसकी पहचान बताते हैं। प्रादेशिक उपागम में विश्व के विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, फिर भी एक विशेष रूप से सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन भी किया जाता है। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए दिखाया जाता है। यानी सिंपल सा है, जो हमारी विषय वस्तु है पहली, उसके बारे में हमने ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र विशेष पर अध्ययन नहीं करता, ये बात करता है पूरे विश्व स्तर पर। और उसकी स्थिति को हमें समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया कि यदि हम किसी वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा की वनस्पति के बारे में हम पर्टिकुलर बोलते हैं कि वहाँ कैसी वनस्पति है? सदाबहार वन। यानी हमने किसी क्षेत्र विशेष का नाम लिया है लेकिन संपूर्ण एरिया को हमने कवर किया है, हमने पर्टिकुलर किसी पॉइंट वाले क्षेत्र पर बात नहीं की है। सदाबहार वन हमारे भूमध्य रेखा वन, यानी भूमध्य रेखा पर कितने सारे क्षेत्र होंगे, कितने सारी कॉन्टिनेंट आएंगे, कॉन्टिनेंट वाले क्षेत्र होंगे, उनमें अलग अलग कंट्रीज होगी, उनके अलग स्थलखंड होंगे। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ सदाबहार वनों की बात की और उसकी पहचान हमने बता दी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो यही चीज़ जो है हमारी विषय वस्तु के अंतर्गत आती है। आई होप आप विषय वस्तु का महत्व समझ गए होंगे। अब प्रादेशिक उपागम क्या है? प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर में प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और एक विशेष प्रदेश के सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। यानी हम सब समग्रता में एकता और विविधता की तरफ से बात करेंगे। यानी मैंने स्पेशली इंडिया के रिवर्स के बारे में देखा,
मैंने यूएसए की रिवर्स के बारे में देखा, इंडिया के माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, स्पेशली मैंने अलग कंट्रीज़ के जैसे अफ्रीका के माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। तो जो पर्टिकुलर क्षेत्र विस्तार जो होता है वो हमारा होता है प्रादेशिक उपागम। तो भूगोल का अध्ययन क्षेत्र दो भागों में बटा है, एक विश्व स्तर पर और एक हमारा क्षेत्र विशेष पर। विश्व स्तर की जो चीज़ होती है वो होती है हमारी क्रमबद्ध विषय वस्तु, और जो क्षेत्र विशेष की होती है वो होती है हमारी प्रादेशिक। अब आप प्रादेशिक और क्षेत्र विशेष में, प्रादेशिक और विषय वस्तु में अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और एक क्षेत्र विशेष के लिए और एक संपूर्ण विश्व के लिए है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समकालिक भाग है और वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है, उसकी संस्कृति विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। यानी पहले सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी जाती थी। अब देखिए हम एक ज्योग्राफी की टर्म पे बात करें, मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाऊंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको जीरो से लेके टिल एंड तक पूरा एक ब्रीफ रिवीजन भी होगा इस चैप्टर का, तो कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट्स हैं उसको 15 मिनट में ही हम कवर अप कर लेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी मैं अपनी मानती हूँ कि जो पॉइंट्स मुझे लगते हैं उसको मैं एक सीक्वेंस में आपको समझा दूंगी, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ के बारे में पैनिक होने की नीड ही नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज, पूरे चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिससे हमारे फैक्ट निकलते हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देन इन टाइम हमारा जो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक हल्का सा हमारे जो पॉइंट्स बन रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है उसको एक पेज की समरी में कवर कर लेंगे। तो समरी प्रैक्टिस भी मैं आपको करना सिखाऊंगी। ये चीज़ मेरे लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रही है, तो मैं मानती हूँ कि हर स्टूडेंट को ये आइडिया होना चाहिए, 11th-12th में उसको पता लग जाना चाहिए समरी नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ताकि एग्जाम टाइम में वो हल्के से उसका अच्छे से ब्रीफ रिविजन करके भी अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ये प्लस पॉइंट भी मैं आपको दूंगी, यू जस्ट डोंट वरी। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी जो है, एक है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, एक है हमारी मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। तो तीन भागों भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनमें दो शाखाएं प्रमुख है, एक हमारी फिजिकल भौतिक भूगोल, एक हमारा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपके आते हैं भौतिक आकृति का विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल जिसे हम कहते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत आपके आएंगे सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या व अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। तो ये सभी हमारे मानव भूगोल का हिस्सा हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत तो सारी स्थलाकृतियाँ उसके क्षेत्र विशेष के बारे में आएगा, और मानव भूगोल के अंतर्गत उसकी संस्कृति, उसकी जनसंख्या के बारे में, उसके इकोनॉमिकली और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा होगी, उसकी राजनीतिक भूमि पर भी चर्चा होगी। एक है हमारा जीव भूगोल। जीव भूगोल इसमें पशुओं और अनेक जैविक क्षेत्रों के क्षेत्र विशेष के स्वरूप और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रमुख है हमारी पारिस्थितिकी भूगोल, वनस्पति भूगोल और पर्यावरण भूगोल। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और वेजिटेशन ज्योग्राफी, और हम ये कह सकते हैं जो हमारी पारिस्थितिकी जो स्थिति बनती है, इकोसिस्टम जो हमारा होता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा आता है जीव भूगोल के अंतर्गत। तो तीन सेक्टर हमने देखे, तीन क्षेत्र हमने देखे, इनकी शाखाएं देखी, भौतिक भूगोल की शाखा, मानव भूगोल की शाखा और जीव भूगोल की शाखा। भौतिक भूगोल में आपके क्षेत्र आएंगे पर्वत, पठार, मैदान, स्थलाकृतियाँ, तापमान, जलवायु, और मानव भूगोल में उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये क्षेत्र आएंगे मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव की स्थिति के आधार पर। और जीव भूगोल में आपकी वनस्पतियाँ, पर्यावरण हमारा और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें भूगोल की हम ये कह सकते हैं विषय वस्तु है या भूगोल की शाखाएं हैं। अब यहाँ पे GIS का डाटा लेयर्स कैसी होती है, किस प्रकार से वो एनालाइज करता है, अब हम देखेंगे कि तीसरी जो हमारी है, तीन शाखाएं अभी तक हमने देख ली, चौथी शाखा हम देखेंगे प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखा। प्रादेशिक उपागम ये तो पहली जो थी हमारी एक क्षेत्र विशेष विषय वस्तु पर आधारित थी, तीन शाखाएं। पहली विषय वस्तु था हमारा भौतिक, दूसरा मानव और तीसरी थी हमारी जीव भूगोल। तो ये तीनों किसके अंतर्गत आ गए, विषय वस्तु के अंतर्गत। और दूसरी जो हमारी प्रादेशिक है, प्रादेशिक हमारे अंतर्गत आएगी दर्शन और विविधिक तकनीकी, टेक्निक्स और फिलोसॉफी, ये दोनों जो है प्रादेशिक के अंतर्गत, जिसमें भौगोलिक चिंतन, भूमि और मानव की पारिस्थिति के बारे में अध्ययन, और ख जो है इसका विधिवत एवं तकनीकी, सामान्य और संगणक आधारित, परिमाणात्मक आधारित और सर्वेक्षण विधियों द्वारा आधारित, जिसमें हमारी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो रहती है वो इसी के अंतर्गत टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आएगी।
भू संरचना विज्ञान तकनीकी आधारित, दूर संवेदन तकनीक, भूगोल सूचना तंत्र, वैश्विक स्थिति तंत्र, जीपीएस सिस्टम, जीआईएस सिस्टम, ये सभी जो आते हैं वो टेक्निक्स के अंतर्गत आते हैं। और ये किसका क्षेत्र है? ये है हमारे प्रादेशिक का। देखिए यहाँ पे पृथ्वी की जो लोकेशन अगर हमें समझनी है, पृथ्वी मूव करती है, उसको सैटेलाइट के द्वारा हम चीज़ों को, रडार के द्वारा हम एक दूसरे स्थानों को समझ पाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो टेक्निक्स पर बन रहा है। आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारी स्थितियाँ हैं वो किस प्रकार से बन रही है। आप इसको एक बार विजुलाइज कीजिए। कुछ थ्योरीज थी जो हमारी हमने डिटेल से देखी। हमने ये कहा कि जो भूगोल है वो उसका दो विषय के रूप में अध्ययन करता है। एक उसकी विषय वस्तु जो होती है वो कि संपूर्ण संसार की होती है। एक प्रादेशिक स्थिति जो होती है वो एक किसी क्षेत्र विशेष की होती है, जिसमें हमने देखा भूगोल की शाखाओं में भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल, ये तीनों जो हैं वो हमारे विषय वस्तु के आधार पर अध्ययन होता है। और प्रादेशिक जो अध्ययन करता है वो एक तकनीकी क्षेत्र और एक हमने देखा कि दर्शन के आधार पर वो कार्य करता है। तो एक भौगोलिक चिंतन होगा और एक उसकी टेक्निक्स होगी। तो ये सभी आते हैं हमारे प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत। किसी भी विषय कि यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नई विधि तंत्र एवं नई तकनीकी के साथ अग्रसर होते रहते हैं। उदाहरणतः जो पहले हस्त निर्मित मानचित्र तकनीकी थी अब संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो गई हैं। तकनीकी में विद्वानों को वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर रही है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है। इस प्रकार विश्लेषण क्षमता के अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थिति तंत्र जीपीएस बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात कराने के लिए सुविधाजनक उपकरण है। तो जीपीएस जो है हमारा एक ट्रैक सिस्टम होता है। ट्रैकर किसी चीज़ को अच्छे से एक पोजीशन हमें बता देता है। आपके फ़ोन में भी आपको पता होगा कि हर जगह अब जीपीएस सिस्टम लग गया है। जीपीएस सिस्टम से किसी भी क्षेत्र विशेष की स्थिति हम समझ पाते हैं, कौन सी पोजीशन, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाती है जीपीएस के द्वारा। और जीआईएस आपको मैंने अच्छे से बताया था कि भौगोलिक सूचना तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर ली। हमारे पॉइंट्स जो बन रहे थे वो भी अब हम बात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक शॉर्ट समरी बनाएंगे। अब उस समरी को बनाना आपको है, मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से आपको बनाना है। तो अब हम चैप्टर की शुरुआत पे ही जाएंगे। देखिए मैं आपको समरी बनाना सिखाऊंगी। आप पहले क्या कीजिए, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉरी, अब हमने जो चैप्टर पे बात की अब उसकी हमें डिटेल से एक समरी बनाएंगे। 10 मिनट का हमारा ये ब्रीफ रिवीजन होगा और ये बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको मैं एनालाइज करके आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं भूगोल की, हमने अभी तक क्या समझा भूगोल के बारे में, वो आप ही के द्वारा आपको समझना है कि आपको भूगोल में अब तक क्या समझ में आया। सबसे पहली चीज़ कि भूगोल क्या है, हमने ये देखा भूगोल एक वैज्ञानिक, एक गहन अध्ययन करने वाला विज्ञान आधारित विषय है। हम ये कह सकते हैं भूगोल क्या है, हमारा विज्ञान आधारित विषय है जो तथ्य पर है, तथ्य पर निर्भर, तथ्य पर इसकी क्या है, निर्भरता है। ये हमारा हो गया विषय वस्तु के आधार पर भूगोल क्या है। विषय वस्तु के आधार पर भूगोल एक अध्ययन कराने वाला वैज्ञानिक तथ्य वाला विषय है जो हमें एग्जैक्ट तथ्य पर बात करता है, फैक्ट्स टू द पॉइंट चीज़ें रखता है। तो ये हमारे हो गया भूगोल विषय के संबंध में। एक विषय के रूप में भूगोल क्या है, तो अब एक विषय के रूप में भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। हम ये कह सकते हैं ये क्रमबद्ध तथ्यों की स्थिति को बताता है। तो एक विषय के रूप में हो गया हमारा भूगोल। तो ये हमारा हो गई पहले कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमने बात की थी उसके जस्ट बाद के भूगोल की स्थितियाँ जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है। तो जब हम बात करेंगे भूगोल की स्थिति तो हम ये देखेंगे कि भूगोल जो है पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी के
आंतरिक, बाहरी क्षेत्र विशेष का क्षेत्र का गहन अध्ययन करवाता है। अध्ययन यानी हम ये कह सकते हैं इसका अध्ययन जो है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट था, ये था हमारा भूगोल के विषय के बारे में। फिर हमने बात की जो भूगोल है उसकी पृथ्वी की जो आकृति है इसका जो अध्ययन किया जाता है, एक भौगोलिक तंत्र का निर्माण होता है, भौगोलिक सूचना तंत्र। यानी ये जो भौगोलिक सूचना तंत्र है GIS, ये तंत्र किस प्रकार से काम करता है, ये हर क्षेत्र से भूगोल को जोड़ के रखता है, भूगोल की महत्वता को बताता है। तो इसमें जो भूगोल के संगठक हैं वो कार्य करते हैं, जैसे कि भूगोल पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी के जो भौगोलिक संगठक हैं, भूगोल के संगठक 5 संगठक ने हमने देखा। एक हमारा हो गया स्थल, दूसरा हमारा जल, तीसरा हमारा वायु, चौथा हमारा हो गया हिम और 5वां हमारा हो गया जीवमंडल। ये तीनों संगठनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हम किस में करते हैं, अध्ययन। ये है हमारा भूगोल। तो ये स्थिति जब हम समरी हमने अब तक जो देखी वो चीज़ें स्थल के बारे में समझी, इसके संगठकों के बारे में समझी, और भूगोल एक विषय के रूप में तथ्य आधारित विषय है जो सभी विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। और भूगोल का संबंध, भूगोल की शाखाएं, भूगोल की जो शाखाएं हैं वो कई भागों में बटी हुई है। प्रमुख इसकी जो शाखाएं हैं अगर हम अध्ययन करें, एक है इसके अध्ययन उपागम। अध्ययन सबसे पहले तो ये अध्ययन उपागम में बटा हुआ है, भूगोल का अध्ययन उपागम। अध्ययन उपागम है जो आपके 2 क्षेत्र में बटा हुआ है, एक विषय वस्तु पर, वस्तु जिसे हम क्रमबद्ध कह सकते हैं, क्रमबद्ध, एक है हमारा विषय वस्तु और एक है हमारा प्रादेशिक। विषय वस्तु जो बात करता है ये हमारा करता है भौतिक पे, मानव पर और एक हमारा जीव पर, जो संपूर्ण हम ये कह सकते हैं संपूर्ण पृथ्वी, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी आ जाएगी। और ये जो प्रादेशिक अध्ययन करता है ये क्षेत्र विशेष की बात करता है, क्षेत्र विशेष, जिसके अंतर्गत हमारी 2 चीज़ें होगी। पहला हमारा होगा चिंतन, फिलोसॉफी के अंतर्गत, और एक हमारी होगी तकनीक। ये चीज़ें थी जो अभी हमारी चैप्टर की समरी। और एक हमने पॉइंट पे बात की थी जो था हमारा जियोइड। जियोइड के बारे में आप लिख दीजिए, यहीं पे लिख सकते हैं, या चलिए इसको एक नया पॉइंट दे देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारे समरी का हिसाब से ये हो गया, और तीसरा हमने ये बात की थी GSI, और चौथा हमारा पॉइंट था, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट्स बन रहे हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आप भले इसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। आप इस तरीके से जब चीज़ों को डिटेल करके आपने पूरा पढ़ लिया, आप उसी टाइम समरी बना लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि नहीं हम वापस पढ़ के बना लेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे माइंड से हो सकता है लैप्स हो जाए, मिस कर जाए हम कोई पॉइंट। तो आपने जब चैप्टर पढ़ा उसी टाइम आप क्या कीजिए, खुद को एनालाइज कीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है और हम उसको कैसे पॉइंट्स में रख रहे हैं। तो ये पॉइंट्स क्या होगा, इस चैप्टर की ब्रीफ आपको दे देंगे कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करेंगे भू आप। छोटा सा लिख देते हैं, भू आप या जियोइड, हमारा जियोइड यानी ये है पृथ्वी का आकार।
यानी 5 पॉइंट इस बुक में आपको मिले जो इम्पोर्टेंट थे। आई होप अब आपको समरी पॉइंट्स बनाने समझ में आ गए होंगे। अगर इस पॉइंट्स को आप डिटेल से लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन जितसे भी पुट अप होंगे आप किसी वे से किसी भी एंगल के क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। 4 क्लासेस इस चैप्टर की रही। थोड़ा सा आपको बोरिंग लगा होगा क्योंकि ये जो चैप्टर था पूरा थ्योरी बेस्ड था। एग्जैक्ट ज्योग्राफी क्या है, किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, उसकी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया था। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पृथ्वी की उत्पत्ति। एक बार पढ़िएगा, प्रयास कीजिएगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आती है तो, नहीं तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगी। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।